कि जो धोखेबाजी हो रही है युवाओं के साथ, वो स्पष्ट हो गई है कि किस प्रकार से कर रहे हैं। HKRN का आपको मालूम है कि HKRN की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं करते, ये डिप्लॉयमेंट करते हैं, और उसमें भी ऐसी कंडीशन रखते हैं 1 साल के बाद जाएंगे, और जबकि वायदा इनका ये था कि हम चुनाव से पहले इनकी रेगुलाइज करेंगे नौकरी। आप बता दें। क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि एक ही काम के लिए एक आदमी को 20,000 रुपये दे रहे हैं और उसका रेगुलाइज जो है उसको मिलेंगे 80,000 रुपये। तो आप ये देखो, फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में 16 जो नंबर है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब जो काम करें बराबर मिलनी चाहिए। तो ये लोगों के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। इस बात को हमने लेकर ये प्रदर्शन किया था, क्योंकि रेगुलर्स जो है, सैंक्शन पोस्ट जो है हमारी 4 लाख के करीब है, और वो अब घट के हो गई 2.5 लाख, 2,40,000 या कितनी है, क्योंकि ये HKRN लगा रहे हैं। हमारा ये है, इन लोगों के साथ धोखा मत करो। उसी काम का आप 20,000 रुपये दे रहे हो, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनकी छुट्टी है, ना उनकी पेंशन है, ये उनके साथ धोखा है। तो इसी वजह से हमने उनके ये कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, और जितने HKRN में लगे हुए हैं ये बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए आपका। तो ये हमने उसमें HKRN में कहा। आपने देखा कि HKRN की उसमें हमने डिप्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल डिपार्टमेंट है और अपना वो उसको अपना एम्प्लॉय नहीं मानता, तो स्टेटस क्या है HKRN के जो लिए हुए हैं, कौन क्या स्टेटस उसमें, उनका स्टेटस क्या है? HKRN कहता बिचौलिया है, 1% कमीशन लेते हैं, तो उनका तो स्टेटस कुछ नहीं ना ये एम्प्लॉयर है। HKRN itself is not employer like government, तो उनकी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये तो एक किस्म से दिहाड़ीदार की भर्ती करता है। तो इनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए हमने कहा दे शुड बी एम्प्लॉयड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट एम्प्लॉयड एज ऑन डेली वेजेस, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की सैलरी होती है, इनके एक्ट में लिखा है वेजेस, तो वेजेस वाले नहीं चाहिए हमारे को, इनको सैलरी मिलनी चाहिए और उनको रेगुलाइज करना चाहिए। ये सब हमारी बात है, और HKRN को बंद करके रेगुलर रिक्रूटमेंट शुरू करनी चाहिए, ये मुख्य मांग है। मैं आखिर में ये इनके साथ ऐसा किया है, ना ये बेरोजगार हैं, ना ये तनख्वाहदार हैं, युवाओं को बना दिया दिहाड़ीदार। शिक्षित युवा हैं लाचार, जिनका शोषण हो रहा है बार बार। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो ये HKRN की पॉलिसी है। तो इसको तुरंत बंद करके रेगुलर रिक्रूटमेंट स्टार्ट की जाए और इनको रेगुलाइज किया जाए, ये हमारी बात है HKRN को। फिर कल दूसरा विषय था हमारा SIR के मामले में मीटिंग थी हमारी पार्टी की, तो डेलीगेशन में मिला था, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया हमने CO को, और ये कहा है कि जो टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लेट उन्होंने नोटिस दिए, जो पूरा टाइम मिलना चाहिए था नोटिस के बाद, तो जवाब देने का टाइम बढ़ा दिया जाए, ये रिक्वेस्ट करिए। और क्या 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 है भूषण जी, कल क्या टाइम बढ़ाने की कल क्या
कल एक डेलीगेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मिला था, जिसका नेतृत्व हमारे पार्टी के प्रधान थे, साथ में अपना अरोड़ा साहब थे, मैं था, आफ्ताब जी थे, चंद्र प्रकाश जी थे। और उसमें मेन ये जो अनमैप्ड वोट है, आप मतलब समझते होंगे, रोज़ा ऐसा ही की बात है, उनको नोटिस प्रॉपर इशू नहीं हो रहे हैं। और उसके बारे में हमने कहा था कि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जो 33 लाख नोटिस इशू होने हैं वो सारे के सारे में बताएं कि कितने नोटिस किसको इशू, आखिरी दिनों में आप इशू करेंगे तो फिर वही बंगाल वाली बात हो जाएगी, वोट कट जाएंगे या कुछ है। तो हाँ, तो हमें है कि भाई वो आप अपने पोर्टल पे करके हमें बताओ इस बात के लिए। सेकेंडली ये है कि मैप जो अनमैप्ड वोट है उनको जो नोटिस मिलना था वो उन्होंने 11 तारीख को से नोटिस किया है, वो नोटिस 1 तारीख से गए, इसलिए हमने कहा था कि इसका टाइम एक्सटेंड किया जाना चाहिए। और सेकेंडली बात थी कि कुछ नए वोट जो बन रहे हैं उनकी म्याद सिर्फ जो फॉर्म 6 है जिसमें नए वोट बनते हैं, फॉर्म 7 है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस दायर किए जाते हैं, फॉर्म 8 है जिसके अंदर वोटों की शिफ्टिंग होती है, दैट इज़ विद इन बूथ, विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। तो हमने कहा था कि जो जो फॉर्म आते हैं वो आपके पोर्टल पे करके हमारे बीएलओ को, बीएलए जो है 1 है उनको इनकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और आखिर में हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप क्योंकि 11 दिन ऑलरेडी लेट प्रोसेस चला रहे हैं, इसलिए 1 महीने का टाइम इसको बढ़ा दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपना कमीशन से बात करूंगा कि क्योंकि लेट फॉर्म वगैरह सबमिट हुए हैं उसके लिए रिप्रेजेंट करके आपको इतला दे दूंगा। और वो कह रहे थे कि लाइकलीहुड है कि इसका टाइम बढ़ जाएगा, पर वो कोई अथॉरिटी फाइनल है नहीं उसके बारे में करने वाले। धन्यवाद। थैंक यू। जहाँ तक HKM का सवाल है, मैंने बताया आपको, उसके लिए हमने गवर्नर साहब से टाइम मांगा था। विल गिव रेपुटेशन देंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे, लेकिन उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है। वेन एवर विल गेट टाइम हम गवर्नर साहब को देंगे और पूरी तरह उनकी साथ रहेंगे। SIR का मामला इन्होंने बता दिया। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है हरियाणा में टीचर्स की PGT, मेरे पास सारी डिटेल है, PGT TGT, लेकिन वैसे मोटा मोटा बता रहा हूँ। 1,16,331 सैंक्शनड पोस्ट है और 24,777 वेकेंट है। कम होगी वेकेंट, 5-6 हज़ार लगाए हैं, 6 हज़ार के करीब लगाए हैं HKRN में, तो 18,000 और 540 अब भी खाली है। बावजूद 6 हज़ार लगा दिए इन्होंने HKRN में। ये तो शिक्षा का तो बिल्कुल बट्टा धार कर दिया इन्होंने। आज जाओ स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, कई कई सैकड़ों उस पर एक टीचर है। ये परिस्थिति है। हाँ, बंद हो गए बहुत स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल तो बंद कर दिए। और इसका आपने देखा इसी तरह जो पानी का भराव हुआ, बारिश हुई शहरों में, खास तौर पे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। उसकी कोई सर्वे नहीं किया, कोई उसको मतलब कंपनसेशन नहीं, ना कोई। नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण ये भी, पहले सीवरेज वगैरह साफ ही नहीं करे, सब चौक पड़ा है। और उधर से जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सफाई कर्मचारी हमने हमारे समय में एक कलम से 11,000 तो लगाए थे गाँव में, 14,000 लगाए थे शहरों में, उनको रेगुलाइज नहीं किया अब तक। तो एक तो उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। और सफाई कर्मचारियों से भी मेरी अपील है, जैसे जगह जगह ऐसे ढेर बने हुए गंद का वो ना करें, हम उनके साथ, हम उनकी मांग के साथ करें, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ये। और आपका मतलब
गरीब को और गरीब, मतलब सबसे पहले तो ये कहा जैसे हुड्डा बना था पहले, अब ये शहरी परिकरण हुआ है, हाँ बना रखे, प्राधिकरण बना रखा। हाँ, उसमें पहले ये था कि प्लॉट लॉटरी निकलती थी, तो मध्यवर्गीय लोग, गरीब आदमी प्लॉट विद देयर रिच थी। अब वो खत्म कर दिया, ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन भी पार्ट में करते हैं, 7 प्लॉट कर दिए ऑक्शन, फिर 7 कर दिए, तो कौन लेता है? रिच या प्रॉपर्टी डीलर लेते हैं। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, मिडिल क्लास की पहुंच से भी प्लॉट लेना बाहर हो गया। तो वो अब प्रॉपर्टी टैक्स का ले आए कि आप जो है कलेक्टर रेट पे पॉलिटिक्स प्रॉपर्टी टैक्स लगा। पिछले 2 साल में इन्होंने बढ़ा लिए 30%, भी उसके ऊपर भी कलेक्टर रेट तो फिर हर साल बढ़ता है। इसका मतलब हर साल उसके ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा, चाहे वो मकान है चाहे मध्यवर्गीय लोग हैं, वो तो टैक्स के नीचे दब जाएंगे। ये गलत है। इनको जो 2013 की पॉलिसी थी वही फॉलो करनी चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स की, जिस तरह से वो करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। और अब पावर में भी ले आए, मतलब हर तरह से मध्यवर्गीय लोगों को मारने की, उनको और करने की स्कीम बना रहे हैं कि लोड से 10% से अगर एक्सीड करता है तो सरचार्ज 25% लगा देंगे उसके ऊपर, तो वही खुद हो जाएगा। ये भी गलत है उसकी उनकी पॉलिसी। मतलब सिर्फ मध्यवर्गीय लोग, गरीब आदमी के लोगों पर बोझ डालने का इनका ये बन रहा है। ये आपके सामने मोटी मोटी तो बात है, और तो बहुत बातें हैं। अब आप सवाल पूछे उसका जवाब देंगे हम। एक जो कमेटी बनाई है हमने अरोड़ा साहब की अध्यक्षता में, और डॉक्टर साहब की संरक्षण में, मतलब स्पेशल कमेटी है करप्शन के बारे में, जैसे बैंक स्कैम है, ये स्कैम है, उन सब का ध्यान करके और फिर सारा सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। हैं? ये करप्शन के जितने केसेस हैं उनको कंपाइल करेंगे, उन सब उनकी तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कितनी भारी करप्शन हो रही है। जैसे बैंक स्कैम था, ये था। जैसे कांग्रेस के खिलाफ आईएनएलडी ने चार्जशीट तैयार की थी, हैं? जैसे एक बार कांग्रेस ने चार्जशीट तैयार की थी आईएनएलडी सरकार के खिलाफ, ऐसे क्या कांग्रेस के ये नेता, ये जो कमेटी है वो चार्जशीट ये तैयार करेगी? वो तो हमारी पार्टी करेगी। अब ये तो डिटेल्स लाएगी, उनकी डिटेल्स तैयार करेंगे, ठीक है। और एक जो जनगणना हो रही है, पहले तो इन्हें कहा था हम उस पर जातीय जनगणना करेंगे, अब बैकवर्ड क्लास तो है ही नहीं, ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब जो ओरिजिनल इनका था, जो पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था कराएंगे, उससे यह सरकार हट गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए साथ एक धोखा है। एक मिनट, जाति का कॉलम जो है, जाति ऑटोमेटिकली जो जाति है, जैसे ओबीसी में 84 जातियां शामिल हैं, तो वो जातियों का नाम है तो ओबीसी किससे पता लगेगा? नहीं कॉलम बनती है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बना रखे हैं कॉलम। बताओ आप, चंद्र प्रकाश जी को बताएंगे। ये जो अभी 14 अगस्त का नोटिफिकेशन है, अभी रिसेंट और नोटिफिकेशन है, इसमें कोई जाति का कॉलम नहीं है। 10 नंबर पे सिर्फ लिखा है अनुसूचित जाति ओब्लिग अनुसूचित जनजाति ओब्लिग जाति। तो उसी कैटेगरी की जाति क्या इसमें आया है, और कोई ओबीसी जातीय जनगणना का या और कोई जाति का कोई इसमें कॉलम नहीं है। जनजाति के बाद जाति है, हाँ, पिछली जाट और जाट दिखेगा नहीं, ये अनुसूचित जनजाति का कॉलम है तो कोई जाति नहीं लिखी ना, कहीं कोई कॉलम नहीं है। हाँ, एससी एसटी कैटेगरी की जाति, एससी एसटी कैटेगरी, हाँ वो जाति है। जैसे वाल्मीकि है, धानक है, रामदासिया है, उस तरह से लेकुना कर दिया गया, कुछ अपने जो उनको वायदा किया था उससे पीछे हट रहे हैं। अब ये देखो, ये अपॉइंटमेंट करते हैं SKR में,
क्या लिखते हैं? दिस इज टू सर्टिफाई दैट एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड श्री सत्य सच बियरिंग इतना इतना इज कॉन्ट्रेक्चुअली डिप्लॉयड फॉर फॉर जॉब एक्टिविटी, जॉब देते हैं ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे वहाँ अंडर एज पर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी। तो स्टेटस क्या है इनका? वही मैंने सबसे पहले पूछा था ना, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसी बात से हमने रेगुलाइज कर रहा हूँ। अच्छा बुढ़ा साहब, ये इशू आ रहा है कि 1,20,000 को मुख्यमंत्री बोलते हैं 15 अगस्त 2024 को हमें अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद बिल लेके आए थे, आप भी थे शामिल उसमें, बिल भी पास हुआ था जो कानून बन गया पर मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं इस कारण उनको जॉब सिक्योरिटी दी, ये मेरी गारंटी है। जॉब सिक्योरिटी दूसरी चीज है, जॉब सिक्योरिटी में क्या है? वही है जॉब सिक्योरिटी, जो वही 20,000 मिलेंगे ना, जो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, जो एक काम के लिए एक टीचर को तनख्वाह तो मिलेगी 60,000, अरे दे दें 15,000, अरे एसडीओ तक की पोस्ट की, वो तो जॉब सिक्योरिटी क्या है? वो तो मतलब इनके जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ है, उनके मजाक किया जा रहा है। कौन पढ़ेगा? दिहाड़ीदार बना रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाने की जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं मतलब है। और जॉब सिक्योरिटी का इनका ये इसमें लिखा हुआ है, जो टर्म कंडीशन लिखते हैं ये, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? द सर्विसेज ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर in the intending entity shall be for a period of not exceeding 1 year from the date of joining। इसका मतलब 1 साल होते, जबरदस्ती निकाल दो इसको। अभी कल मेरे को मिले सेक्रेटरीट के क्लर्क 22 से 21 से नाम जो 3-3 साल से लगे हुए हैं और उनको निकाल रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई? वेयर इज जॉब सिक्योरिटी? अच्छा अब तो ये अभी चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है मेरे पास है, दिखाऊं? हाँ, सिंचाई विभाग के हटा दिए, जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई? 15 अगस्त वाली बिल वाला कहाँ गया जॉब सिक्योरिटी? 19 में लगे तो वो निकाल रहे हैं, तो कहाँ गई तो जॉब सिक्योरिटी? तो ये सिर्फ उनको धोखा देने की बात है। और इसी वास्ते हमने इसको कहा इसको बंद करो, ये पहले वाले जितने लगे उनको रेगुलाइज करो और आगे रेगुलर रिक्रूटमेंट करो। देखिए वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को, बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए तैयार हो रहा है बस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला किया गया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही पैरा जो है कांग्रेस का है। अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उन्होंने पूरी कांग्रेस को देश विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि 1937 में जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया था उसके हिसाब से पहले देश बांटा और अब इस हिसाब से जुड़े वंदे मातरम को ना गाकर देश विरोधी कांग्रेस। 70 साल के बाद वंदे मातरम सदा गाते रहे। 2 स्टैंजा की बात है, वो रविंद्रनाथ टैगोर वर्किंग कमेटी और संविधान सभा ने जो किया ना राष्ट्रगीत, वो है, वो सब मानते हैं हम। एक राष्ट्रगान है जनगण मन, और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत जो संविधान सभा ने बनाया उस टाइम, संविधान बनाया उस टाइम अडॉप्ट किया था ये। अब ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने जेल काट दी सारी उम्र के। वो तो विवाद में जयराम रमेश का बयान भी आ गया था। वो जो बात इन्होंने कही वो तो ये कहा था खड़गे जी के लिए कुर्सी ले आओ। आपने
पिछले दिनों में बयान दिया था कि हरियाणा को एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, परमानेंट मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने ये सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से कि हरियाणा के विपक्ष के नेता ने ये बात की है कि हमारे पास पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा उनके पास कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहते कहने को। कौन? मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब दिया जब नेता विपक्ष का मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हरियाणा को, तो उन्होंने कहा कांग्रेस को है ही कुछ नहीं, सारा दिन झूठ ठीक है, बोलते हैं। एक बात, तुम सब हरियाणा के हितैषी हो, हरियाणा के पत्रकार हो, तुम्हारे को पता, तुम मानते फुल टाइम मुख्यमंत्री हमारे कितने दिन पंजाब में रहते हैं? अब हिमाचल में चले जाएंगे, जब रात को सोएंगे सुबह पगड़ी लगा पंजाब में चाहे वहाँ के देखो सरदार क्या क्या दे रहे हैं। भाई पगड़ी यहाँ के लिए है क्या? तो ये बातें सब लोग समझते हैं। आप खुद बताओ। मैं तो इस वास्ते कह रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या कानून व्यवस्था है आज हमारी, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या फिजिकल हेल्थ हमारी स्टेट की है। आज 18 स्टेट में से 14वें नंबर पे हम, किसानों पे कर्जा 4थे नंबर पे हम, कहीं देखो तो है ही। अनएम्प्लॉयड में नंबर 1 पे है हम अनएम्प्लॉयमेंट में। इस वास्ते पे कह रहा हूँ हरियाणा नीड से फुल टाइम चीफ मिनिस्टर जो सिर्फ स्टेट की डेवलपमेंट और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और स्टेट को आगे ले जाए। अब अपना पायदान से कितना खिसक गया अभी कहोगे तो सारी डिटेल दे दूंगा आपको। आप देखो ना, जो होम मिनिस्ट्री की है ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है पूरे देश में। इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, चाहे कुछ भी सोशल, कुछ भी लगा लो, कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे। इन्वेस्टमेंट यहाँ से चले गई, एमएसएमई बंद होकर चले गए यहाँ से, कितने चले गए। कर्जा कहाँ से कहाँ बढ़ गया। 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा था कुल 70,000 करोड़, अब 5.5 लाख करोड़ हो गया। एक भी प्रोजेक्ट लेके आए तो बताए, एक ये बताए हम बड़ी यूनिवर्सिटी ले आए, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, कुछ भी बता दो। वो बात हुई थी पिछली बार हमारी मीटिंग हुई थी, जब ये हुआ था कि आज 1 हफ्ता रहेगा, जब फिर बात करेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं वो डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे बाद में। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सज्जन कुमार, उनका निधन हो गया है, क्या कहना है? किसका? दिल्ली कब? उसके लड़के का टेलीफोन मैंने ऑफ किया, वो इसी बात हो गया। ओहो वेरी सैड। वो मेरे दोस्त थे भाई साहब ने, और हाँ 2 मिनट का मौन तो करेंगे उनके लिए, और हाँ मीटिंग में शाम को करेंगे तो वो, लेकिन वो तो ठीक थे। अभी 15-20 दिन पहले तो टेलीफोन आया था उनका। हाँ मेरे पास उसका जगपुरेश का टेलीफोन आ रहा है, मैंने अभी ऑफ किया ना, मैं जब कोई बात कर रहा होगा, उसके उनका लड़का है, उनकी तो अब बेल की तारीख लगी हुई थी, छूट के आने वाले थे हैं, आज ही ड्यू थी। वेरी सैड। बड़ा मतलब बहुत अच्छे नेता थे वो। सर जो आपने कमेटी बनाई है करप्शन के खिलाफ अरोड़ा जी के नेतृत्व में, ये कोई टाइम बाउंड जांच करेगी, कब तक करेगी, उसकी रिपोर्ट क्या होगी, क्या है? पहले शुरू करेंगे फिर खत्म करेंगे, फिर आपको बताएंगे। 2 महीने 2 महीने का टाइम रखा होगी? टाइम तो लगता है तो ये कमेटी फैसला करेगी कितना टाइम चाहिए इनको। सारे आज ही करोगे, बता देंगे अभी क्या क्या करेंगे। अब फिर तेरे बैंक होके जाएंगे, फिर बैंकों का इंचार्ज कौन है, उसके कौन कौन आएगा, और मेंबर भी हैं। पैरेलल एजेंसी होगी, एजेंसी पैरेलल होगी, जैसे सीबीआई कर रही है ऐसे ये करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं। ये सरकार मोस्ट करप्ट सरकार है भाई, इससे फालतू क्या हो सकता है। बैंक स्कैम इतना बड़ा दिन दाड़े, आप किसी कॉर्पोरेशन का देख लो, वहाँ स्कैम के स्कैम है। जो आप आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री से जब सवाल करते हैं कि ये आरोप नेता विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया,
जवाब नहीं देना यही तो है, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। जवाब उनका पेट है, सेट जवाब है। हमारे सवाल अलग अलग होते हैं, उनका सेट जवाब है। नहीं, उनके पास तो काम ही नहीं। इनके टाइम में होता 12 साल से तो मोबाइल, 12 साल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। आप बताओ पर कैपिटा इनकम उस टाइम क्या थी, आज क्या है? आज देश में हम किस स्थान पे खड़े थे, आज कौन से स्थान पे खड़े हैं? बताएं। व्हाइट पेपर इश्यू करें, इतना कर्जा क्यों ये करें, बताएं। फाइनेंशियल क्या है हमारी पोजीशन आज? एक बात का तो जवाब दें किसी का। सर, कल खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गौरव गौतम ने, उन्होंने कहा कि पदक पाओ पद लाओ जो नीति, जिसमें मात्र 44 नौकरियां दी हैं, जबकि आपके नेता जो है ज्यादा नौकरियां। क्या बात करें, कितने सैकड़ों नौकरी, उनको क्या पता। 44 22 तो एक टीम के किए हमने इकट्ठे, 750 से ऊपर दिए। अब वो तो कुछ कह जाओ, वो तो ये कह रहे हैं अगर भाई ये जो डिमांड रख रहे हैं, हमने अपनी CLP में भी रखा, दिल्ली में हमारे MPO ने रखा कि भाई को होस्ट होना चाहिए कॉमनवेल्थ का 2030 में। क्यों नहीं ये अपनी डिमांड रखते वहाँ? स्टेट क्यों नहीं, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना क्लेम रखती वहाँ पे? जबकि हमारे खिलाड़ी चाहे ओलंपिक हुआ था 6 में से 4 लेके आए थे। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जहां भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि अभय को कोर्ट में घसीटूंगा, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। हमने वकीलों को निर्देश दिए हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है। ये झूठ है कि मैं अमित शाह से नहीं मिला, ये तमाम बड़ी बातें कही हैं भूपेंद्र हुड्डा ने। अभय चौटाला के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया है।